हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आसोनन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। हमने पिछले क्लास में भी मौलिक अधिकार के बारे में बात किए थे और वहां पे हमने दो प्रकार के मौलिक अधिकार के बारे में बताए थे, स्वतंत्रता का अधिकार और आपका समता अधिकार और आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। हाँ, तो आज का क्या है, आज का जितने भी मौलिक अधिकार बचे हैं, यानी कि आपके 4 मौलिक अधिकार बचे हैं, उनको जानते हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये आपका तीसरा मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान का, इसके बारे में जानते हैं। तो इस अधिकार में आपका जो इसमें शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार दिया गया है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है उसके बारे में। तो अनुच्छेद 23 के 1 में बताया गया है कि मानव के अवैध व्यापार और बेगारी तथा बाल श्रम पर क्या लगाया गया है, तो प्रतिबंध लगाया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं या किसी व्यक्ति के साथ में आप बलपूर्वक काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या किसमें बताया गया है, तो आपका 23 के 1 में बताया गया है, अनुच्छेद 23 के 1 में। उसके बाद देख लेते हैं 23 के 2 में क्या बताया गया है। तो राज्य सरकार अनिवार्य सेवा के आरोपित कर सकता है, यानी कि अनिवार्य अगर सेवा होगा तो वहां पे आरोपित कर सकता है। ये आपका बताया गया है 23 के 2 में। अब उसी तरह हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद भारतीय संविधान के 24 क्या बोलता है। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई 14 वर्ष से कम उम्र के आयु का अगर कोई बच्चा है तो वैसे कारखाने जहां पे उस बच्चे को हानि पहुंच जाए या फिर वहां पे उसका काम करना अच्छा नहीं है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि अगर उस बच्चे का आप कारखाने में काम करा रहे हैं या खनन में काम करा रहे हैं या किसी जोखिम कामों में आप काम करा रहे हैं, तो वहां पे नियुक्ति जो बच्चा का होगा वो क्या होगा, आपका दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। अर्थात आपको ये इसके लिए आपको कानून में प्रावधान किया गया है कि इसके लिए आपको दंड भी मिल सकता है। और इसको पूर्णतः आपका 2006 में इसको पूर्ण तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया। अब देखते हैं हम लोग अगला जो होगा आपका जो चौथा मौलिक अधिकार है उसके बारे में। तो चौथा मौलिक अधिकार है आपका कौन सा मौलिक अधिकार है, तो आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, जो आपके भारतीय संविधान में 25 से लेकर 28 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो देखते हैं 25 क्या है। तो भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने तथा उसकी प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार वह धर्म को मान सकता है और अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है। यह हमारे भारतीय संविधान में बताया गया है मौलिक अधिकार में। अब उसी तरह देख लेते हैं कि 25 के जो 1 है, आपका जो 25 के 1 जो अनुच्छेद है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे बताया गया है कि सिखों का जो कृपान धारण करने की जो स्वतंत्रता यानी कि चलने जो स्वतंत्रता दिया गया है वो आपका अनुच्छेद 25 के 1 में बताया गया है कि कोई भी अगर कोई सिख व्यक्ति है तो उसे कृपान धारण करके वो चल सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका अनुच्छेद 25 के 2 क्या बोलता है। तो इसमें हिंदू का तात्पर्य इसमें बताया गया है कि हिंदू का जो तात्पर्य है वो हिंदू, बौद्ध और सिख और जैन धर्म से है। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 25 था। अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद भारतीय संविधान में 26 क्या बताता है उसके बारे में। चलिए, तो भारतीय नागरिकों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने की स्वतंत्रता पूर्ण तरीके से दिया गया है। अर्थात वैसे व्यक्ति जो अपने धर्म के बारे में यानी कि धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए कोई अगर अपना संस्था अगर स्थापित करना चाहता है तो वह अपने स्थापित कर सकता है। ये आपका आर्टिकल 26 में बताया गया है। अब देख लेते हैं 27 या अनुच्छेद 27 आपका क्या बोलता है उसके बारे में। तो किसी भी धर्म के उत्थान पर राज्य सरकार द्वारा कर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अगर शुल्क रहेगा तो उस पर लगाया जा सकता है। ये आपका भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 27 में। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आप मंदिर बनाने के लिए या कोई मस्जिद बनाने के लिए, इसके लिए अगर बैंक में आप अगर जमा करते हैं पैसा, तो उसमें आपका पैसा जो होगा वो कर मुक्त होगा, यानी कि उस पर कोई भी
कर नहीं लिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग कि एक एक करके कि कर क्या होता है और शुल्क आपका क्या होता है। तो कर क्या होता है, तो कर जो पैसा इकट्ठा होता है, जो भी पैसा इकट्ठा होता है वह उसको सार्वजनिक कार्यों में लगाया जाता है, यानी कि जो कर का जो पैसा होता है वो सार्वजनिक कार्य के लिए होता है। जबकि आपका शुल्क जो होता है, जो शुल्क आपका होगा वो किसके लिए होगा, तो जिस चीज पर लिया जाता है, यानी कि शुल्क जिस चीज पर लिया जाएगा वह पैसा उसी के कार्य की वृद्धि में खर्च किया जाएगा। यह आपका शुल्क और कर में अंतर था। अब देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 28 के बारे में, क्या 28 का हमारे भारतीय संविधान में इसके बारे में क्या जिक्र किया गया है उसके बारे में। तो इसमें शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, उपासना और होने की स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है उसके बारे में जानिएगा। अगर वह संस्था किसी सरकार के द्वारा चलाया गया हो तो वैसे स्थिति में उस शिक्षण संस्थान में आप धार्मिक उपासना या फिर उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि कोई भी राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई शिक्षा संस्थान चलाया जाता है या सरकार के द्वारा, तो उस स्थान में आप धर्म के बारे में उस शिक्षण संस्थान में नहीं बोल सकते हैं। यह आपका आर्टिकल 28 में बताया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका कि भारतीय संविधान में अधिकार जो दिया गया है वो क्या है, तो संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार दिया गया है, जो भारतीय संविधान के आपका अनुच्छेद 29 से लेकर आपका 30 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आइए देखते हैं एक एक करके 29 क्या है और आपका 30 क्या है। तो समझते हैं पहले कि 29 क्या होता है, तो यह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। अर्थात अल्पसंख्यक किसे कहते हैं वैसे बात करते हैं कि अल्पसंख्यक क्या होता है उसके बारे में। तो अल्पसंख्यक की बात राज्य स्तर पर करते हैं, ना कि हम लोग देश स्तर पर, क्योंकि राज्य स्तर पर वहां पे अल्पसंख्यक वही होता है जो जिस राज्य में उनकी जनसंख्या कम होती है, उस धर्म के या फिर उस जाति को, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं कि उस राज्य के ये अल्पसंख्यक जाति है या ये अल्पसंख्यक धर्म वाले लोग हैं। तो हम लोग अल्पसंख्यक की तुलना देश पर ना करके राज्य पे करते हैं, ये बात आप लोग को याद रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं आपका अनुच्छेद जो 30 है वो हमारे भारतीय संविधान में किस तरह से अपना अहम भूमिका निभाती है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो शिक्षण जो संस्थाओं की जो स्थापना करने की स्वतंत्रता बात की गई है, जैसे अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा माइनॉरिटी स्कूल, उसके बाद देखेंगे आप मदरसा, उसके बाद एसटी, ये सब क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों ने अपने लिए या अपने धर्म को प्रचार प्रसार या बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि अपने अल्पसंख्यकों के लिए मदरसा या फिर एसटी या फिर आपका माइनॉरिटी स्कूल को स्थापना कर सकता है। अब हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के यानी कि जो मौलिक अधिकार है उसका जो छठा यानी कि जो एग्जाम पॉइंट भी से काफी महत्वपूर्ण है। इन्हीं को आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो किसे कहा है, तो आपका किसे कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। किसको कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है, जो भारतीय संविधान के आपका अनुच्छेद 32 में जिक्र किया गया है। और इसमें आपका जो बताया गया है कि जो संवैधानिक उपचार होगा उसमें किसी भी व्यक्ति को अगर मौलिक अधिकार की हनन होती है तो उस समय उसके दो न्यायालय जा सकते हैं। आपका एक जा सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट और दूसरा जा सकता है आपका हाई कोर्ट। तो देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार होता है तो वो आपका अनुच्छेद 32 के तहत कहां पे जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अर्थात वह सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। अगर अनुच्छेद 226 के तहत जाएगा तो आपका इसमें हाई कोर्ट जाएगा। अब देखते हैं संवैधानिक जो उपचार का अधिकार बताया गया है, इसमें 5 तरीके के तरह से रीट जारी कर सकते हैं आपका सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। ये आपको बात को याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं कि 5 तरह की रीट कौन कौन सी है।
तो चलिए देखते हैं कि आपका जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो 5 प्रकार के रिट्स कौन कौन सा जारी करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जो रिट्स जारी किया जाता है वो 5 रिट जारी किया जाता है। आपका कौन सा रिट्स जारी किया जाता है? तो पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, दूसरा आपका परमादेश होता है, तीसरा आपका प्रतिषेध होता है, चौथा आपका उत्प्रेषण होता है और पांचवा आपका क्या होता है? अधिकार परीक्षा होता है। अब देखते हैं कि एक एक करके हम लोग समझते हैं कि क्या होता है इसके बारे में। तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण कब किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो जब किसी नागरिक को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, अगर वो सर्वोच्च न्यायालय ले रहा है तो आपका अनुच्छेद आपका 32 होगा और आपका अगर उच्च न्यायालय ले रहा है तो आपका 226 होगा। तो इसके तहत आपका ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उस बंदी को बनाने का अधिकार, यानी कि जो बनाता है, जो बनाने का वाले जो अधिकारी होता है उसको यह आदेश देता है कि बनाया गया जो बंदी है उसको 24 घंटा के अंदर किसी यानी कि उच्च अंदर न्यायालय के समक्ष उसको पेश करना होता है। अर्थात 24 घंटे के अंदर वैसे समय जिसमें आपका आने और जाने का जो समय होता है उसको छोड़कर आपको 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को जिसको आप बंदी बनाए हैं उसको क्या करना पड़ेगा? उच्च आने के न्यूनतम न्यायालय के सामने क्या करेगा? पेश करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा समय लेते हैं। परमादेश क्या होता है? तो जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का वहन करने से इनकार कर देता है तो उस समय यह रिट जो जारी करता है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय या आपका उच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है, ये आपका किसमें बताया गया है? तो ये आपका परमादेश में बताया गया है। उसी तरह देखेंगे हम लोग प्रतिषेध के बारे में। प्रतिषेध क्या होता है उसके बारे में। तो न्याय क्षेत्र से अगर कोई लोअर कोर्ट, कौन सा कोर्ट? लोअर कोर्ट कार्य करता है तो उसके वरिष्ठ न्यायालय द्वारा प्रतिषेध याचिका भेज सकता है। ठीक है, मतलब न्याय क्षेत्र से कोई अगर लोअर कोर्ट अगर कार्य करता है, ठीक है, अपने अधिकार से ज्यादा, तो वैसे स्थिति में क्या करेगा? तो वरिष्ठ न्यायालय उसको प्रतिषेध याचिका भेज सकेगा। किसको? लोअर कोर्ट को भेज सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग उत्प्रेषण क्या होता है। उत्प्रेषण के बारे में समझते हैं। तो उत्प्रेषण उच्च न्यायालय अपने नीचे जो न्यायालय है, ठीक है, उसको यह आदेश देता है कि उसके यहाँ जो भी मामला जो अभी तक उनका सुनवाई नहीं किया है वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय वहां पे आप भेज सकते हैं। तो लंबित मामलों को जो भेजने का जो अधिकार दिया गया है वो आपका उत्प्रेषण में बताया गया है कि अगर कोई मामला लंबित है तो आदेश जारी करता है कि उस मामले को आप उच्च न्यायालय में भेज सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अंतिम जो आपका जो 5 प्रकार के रिट्स है उसमें। तो ये आपका कौन सा है? तो आपका अधिकार परीक्षा है। यह कब जारी किया जाता है? तो यह उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जो किसी लोक पद को धारण करता है जिसको उसको धारण करने का अधिकार नहीं है। तो वैसी स्थिति में उसको अधिकार परीक्षा का रिट जारी किया जाता है और उसको बताया जाता है कि यह आपके लिए पद धारण नहीं करना उचित था, लेकिन आपने इस पद को धारण किया, इसके वजह से उनको उस पर क्या कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो आपका अधिकार जो परीक्षा होता है ये आपका रिट्स जारी करते हैं। आज का सेशन यही समाप्त होता है। जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, उसमें हमने जिक्र करेंगे कि जो आपका जो अधिकार है, इसमें बताया गया है जो अनुच्छेद होगा वो आपका 36 से लेकर 51 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।